तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी, एक बार फिर से आप सबके सामने हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एकेडमी गंगापुर सिटी पर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। बच्चों, लास्ट टाइम हिंदी मीडियम में हमने फ्लूइड डायनेमिक्स में बर्नौलीज इक्वेशन और कुछ उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ चुके थे। अब बर्नौलीज इक्वेशन का थोड़ा बहुत भाग और बचा हुआ थोड़ा पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स में, और फिर हमारा पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट टाइम पे बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी थी। बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी इनफ्लोइंग फ्लूइड, किसी भी बहते हुए जो आपके तरल है, उनमें किसी बिंदु पर कुल ऊर्जाओं का योग हमेशा क्या रहेगा, नियत। अलग अलग बिंदुओं पर ऊर्जाएं अलग अलग हो सकती है, गतिज ऊर्जा अलग हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा अलग हो सकती है और दाब ऊर्जा अलग हो सकती है, लेकिन तीनों का योग हर एक बिंदु पर क्या रहेगा, सेम। और मैंने ये भी बोला था कि यह जो वैलिडिटी है, ये मान्यता है किसकी, बर्नौली समीकरण की। ये किसके लिए, अशांत तथा असंपीड्य तरलों के लिए। क्लियर। तो अब इसके आगे का पोर्शन हम देखते हैं, और आगे आज अपना टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग वो क्या है, वो है आपका बहिस्त्राव वेग। बहिस्त्राव वेग इसे बोला जाता है, इसे एक और टॉपिक बोला जाता है जिसे हम लोग टोरिसेली थ्योरम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टोरिसेली थ्योरम। इसे टोरिसेली थ्योरम नाम से भी जाना जाता है, बहिस्त्राव वेग। और बहिस्त्राव वेग को इंग्लिश में बोला जाता है इफ्लक्स स्पीड, ये इफ्लक्स वेलोसिटी भी बोल दो, स्पीड बोल दो। क्लियर। टोरिसेली थ्योरम से नाम से भी जाना जाता है। और बहिस्त्राव वेग, यूं समझो कि टोरिसेली एक साइंटिस्ट था जिसने बहिस्त्राव वेग के बारे में बताया था कि किस तरीके से बहिस्त्राव वेग चीजों से संबंधित होता है। अब वो क्या था कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर मतलब पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है। ध्यान से समझना, एक बेलनाकार कंटेनर है, बेलनाकार पात्र है, और इस पात्र में द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, द्रव। जो पात्र के अनुप्रस्थ काट है, भाई बेलन है और बेलनाकार एक समान बेलन है, उस एक समान बेलनाकार आकृति में h ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम बोल रहे हैं A1। A1 क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ध्यान से समझना, A1 बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ध्यान से समझना, बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने बोल दिया कि साहब A1 क्या है, कि ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्लियर। अब क्या किया गया कि इस जगह पर एक छेद कर दिया गया, एक क्या कर दिया गया, छेद, और इस छेद का क्षेत्रफल हमने बोला कितना, A2। तो A2 क्या है, A2 छेद का क्षेत्रफल। छेद का क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हो, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। छेद कैसा किया हमने, वृत्ताकार, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। वो क्या है, A2 वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट मान लेते। जैसे ही आप छेद करोगे तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से द्रव बाहर निकलेगा। यहां से द्रव क्या निकलेगा, बाहर। और जो द्रव बाहर निकला, मान लो ये निकला कितने वेग से, v2 वेग से। और बेटा इस जगह से जो द्रव नीचे आ रहा है, भाई जैसे जैसे यहां से द्रव बाहर निकलेगा तो बाहर निकलता जाएगा, तो इस जल का स्तर या इस द्रव का स्तर क्या होता जाएगा, कम। तो मान लो कि द्रव के कम होने का जो वेग है, द्रव स्तर कम होने का जो वेग है वो है v1। द्रव स्तर के कम होने का वेग क्या है, v1। छेद में से द्रव के बाहर निकलने का वेग क्या है, v2। जो ये v2 होता है ना, यही आपका क्या होता है, बहिस्त्राव वेग। कहने का मतलब यदि किसी तरल से भरे हुए पात्र में किसी बिंदु पर छेद कर दिया जाए, तो द्रव या तरल उस छेद से जिस वेग से बाहर आता है उसे बोला जाता है बहिस्त्राव वेग। तो यहां पर v2 क्या है, बहिस्त्राव वेग। बहिस्त्राव वेग। और v1 क्या है,
पात्र में तरल के स्तर में कमी होने की दर बोल दो, कमी होने की दर या पात्र के स्तर के कम होने का वेग। क्लियर? स्तर में कमी होने की दर बोल दो या फिर स्तर के कम होने का वेग बोल दो। ठीक है, हम यहाँ पे तो मान लो कि ये जो छेद किया ना आपने, ये जो छेद किया, ये छेद के ऊपर जो द्रव स्तर है वो है स्मॉल h। ध्यान से समझ लेना एक बात को। आपका जो छेद है वो इस स्तर से कितने नीचे है, h। तो h क्या है, h के बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। h बराबर क्या है, छेद से तरल स्तर या फिर यहाँ पे तरल के रूप में हमने किसे लिया, द्रव को, या द्रव स्तर, छेद से तरल स्तर। ठीक है, तरल का स्तर कितना है, h। ठीक है, या तरल स्तर की ऊंचाई, यूं बोल दो। क्लियर? ठीक, तो A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, V1 पता चल गया, V2 पता चल गया, H पता चल गया। क्लियर? अच्छा, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ये सारी चीजें हमें पता चल गई। एक और बात, अगर ये ऊपर से खुला हुआ है कौन, पात्र, तो बेटा यहाँ पर जो दाब लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा रे, P वातावरणीय, और यहाँ पर भी चूंकि ये खुला हुआ है छेद, तो यहाँ पे भी जो दाब लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, P वातावरणीय। अब अगर मैं इसे नाम दूं बिंदु नंबर 1 और इसे नाम दूं बिंदु नंबर 2, छेद वाले भाग को बिंदु नंबर 2 और ऊपर वाले भाग को, जहां पे ये द्रव पूरा खचाखच भरा हुआ है, मतलब सर थोड़ा बहुत खाली है क्या, हम शुरू में इसे h ऊंचाई तक मान रहे हैं, और छेद से ऊपर वाला स्तर कितने का है, h, और कुल स्तर बेस से नीचे वाले जो ये तल है, तल से कितना ऊपर है, h, और छेद से कितना ऊपर है, छोटा h। क्लियर? ओके। अच्छा, छोटा h से हो गया, बड़ा h क्या है, पात्र में तल से, छोटा h तो है छेद से, और पात्र में तल से तरल स्तर, और तरल के रूप में अपन ने क्या ले रखा है, द्रव, तो बोल दो द्रव स्तर। ये बात हमने कर दी। इसे मैंने एक नाम ले दिया, इसे मैंने दो नाम ले दिया। अब एक बात देखो, अगर मुझे इस V2 का मान निकालना है ना, V2 का, तो V2 निकालने के लिए हमें यूज करनी पड़ेगी क्या, बर्नौली समीकरण। तो हम क्या करते हैं, 1 तथा 2 पर, 2 के मध्य, 1 तथा 2 के मध्य क्या लगाई, बर्नौली समीकरण से। और बर्नौली समीकरण क्या बोलती है कि 1 पर क्या, 1 पर कुल ऊर्जाओं का योग बराबर 2 पर कुल ऊर्जाओं का योग। सिंपल सी बात। और असंपीड्य द्रव में, अच्छा इसे अपन वो याद है ना कि पोटेंशियल एनर्जी कहां से लिखते हैं, तो इसे मैंने क्या बोल दिया, डेटम, DATUM, डेटम मतलब रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ स्तर। तो यहाँ से जो ऊंचाई मानेंगे वो मान ही लेंगे अपन। तो अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 1 पर दाब ऊर्जा कितनी है, P वातावरण, दाब तो इतना ही है ना P वातावरण के बराबर। तो क्या लिखोगे, P एटमॉस्फेरिक या P वातावरणीय बोल दो, ये तो दाब ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहां से गिने हैं, एक डेटम से गिनी जाती है ना, संदर्भ बिंदु, संदर्भ स्तर, संदर्भ स्तर से कितना ऊपर है, h, तो क्या लिखोगे, प्लस रो जी एच, ये पोटेंशियल एनर्जी कहां की, 1 की, और काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे द्रव की जो वेग है जिससे नीचे आ रहा है स्तर, उसे क्या बोल दिया मैंने, हाफ रो v1 स्क्वायर। ओके, चलो 2 की बात करते हैं। 2 पर बराबर, 2 पर लिखो, 2 पर वही दाब तो P वातावरणीय है,
तो दाब तो लिख दिया अपन ने P वातावरणीय, P वातावरणीय प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये इसकी ऊंचाई अपन ने h मानी थी, तो ये अगर ये h है, स्मॉल h है, तो ये ऊंचाई कितनी बची? ये ऊंचाई बची बड़ा H माइनस छोटा h। इसे ध्यान से देख लेना, बड़ा H माइनस छोटा h। तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे वो क्या लिखोगे? प्लस रो जी बड़ा H माइनस छोटा h प्लस काइनेटिक एनर्जी लिखोगे कितनी बेटा? हाफ रो v2 स्क्वायर। आप इस समीकरण को एक बार ध्यान से देखो, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस दाब एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी, दाब एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ऊंचाई कितनी रह गई छेद की? इस स्तर से नीचे वाला जो लेवल है इससे h माइनस h। क्लियर? क्योंकि ये छोटा h क्या है? छेद से ऊपर के द्रव स्तर की ऊंचाई। क्लियर? तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद अपन एक समीकरण तो बन गई है। यहाँ पे जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो। P वातावरणीय से P वातावरणीय कट गया। आप इन चीजों को नोट कर लेना, मैं मिटाऊंगा क्योंकयहाँ पे जगह करनी है जिसे आगे सोल्व करने के लिए। ये हो गया। अब इसके आगे का अगर अपन देखें तो आगे का, इसे मिटा रहा हूं मैं। A1 A2, A1 बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और A2 छेद का क्षेत्रफल, इन्हें मिटा रहा हूं। तो यहाँ से तो यहाँ पे कितना बचा? इधर रो जी एच, इसको इधर ले आए और इसको उधर ले जाए, तो यहाँ पे कितना बचेगा? रो जी एच, इसे सोल्व कर रहा हूं मैं। रो जी एच प्लस नहीं माइनस, इधर आते माइनस रो जी एच माइनस एच इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। देखो रो जी एच अंदर मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो माइनस रो जी एच प्लस रो जी छोटा h बराबर हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। दिस इज, these two are cancelled out, इन दोनों कैंसिल हो गए। बचा कितना? देखो दो इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बचा? 2 रो जी एच बराबर रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अगेन रो से रो कैंसिल आउट हो गया, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी बची आपके पास? ये वैल्यू बची कितनी? 2gh। अगेन इसे ब्रैकेट में बंद करके इसके नाम दे दो क्या? इक्वेशन नंबर 1। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा था इधर उधर ले जाके और उनको सोल्व आउट कर लिया। ओके, इसे नीचे के इसको भी मिटा रहा हूं मैं। अब ये तो हुई थी बर्नौली इक्वेशन से अपन ने v1 v2 में एक संबंध आ गया। अगेन दूसरा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या सातत्यता सिद्धांत से। क्या था? a1 v1 बराबर a2 v2। a1 v1 बराबर a2 v2 हमें निकालना v2 है ना, तो यहाँ से v1 गायब करना पड़ेगा। तो v1 बराबर क्या लिख सकते हैं उस समीकरण में? v1 बराबर a2 अपॉन a1 इंटू v2। इस इक्वेशन नंबर 2 का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो यहाँ से v1 की जगह पे क्या रख दोगे? v1 की जगह पे रख दोगे a2 बाई a1 इंटू v2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? v2 स्क्वायर माइनस इसकी जगह v1 की जगह ये वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? a2 बाई a1 इंटू v2 का होल स्क्वायर बराबर 2gh। देखो यहाँ से v2 स्क्वायर कॉमन आएगा, तो v2 स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचा? 1 माइनस a2 बाई a1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 बराबर कितना? 2gh। अगेन मैं इसे इधर लिख रहा हूँ बेटा, v2 स्क्वायर बराबर कितना बचा? 2gh अपॉन 1 माइनस a2 बाई a1 का होल स्क्वायर। अगेन v2 बराबर कितना आया? v2 बराबर आया आपके पास अंडर रूट, ये वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी कितनी? 2gh अपॉन 1 माइनस a2 बाई a1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लेना इसे, ये वैल्यू थी और इसी वेग को क्या बोलते हैं? बहिस्राव वेग या बहिस्राव चाप, जो भी आप बोलो। ध्यान से देख लो, हमने बर्नौली इक्वेशन लगाई, उसने ये निकाला, फिर उसके बाद सातत्यता सिद्धांत, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, याद है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाकर इसमें
V1 निकाला, V1 का मान इसमें रखा, वहां से V2 की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई कितनी, √2GH, ये 2 है, 2GH अपॉन 1 माइनस A2/A1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ओके, मैं इसे वापस मिटा रहा हूं, आप नोट करते जाना इनको। अब ये इक्वेशन आई अपने पास, ये बहिस्राव वेग निकल के आया आपके पास कितना, V2 बराबर क्या, √2GH अपॉन 1 माइनस A2/A1 का होल स्क्वायर, इसे बोला जाता है बहिस्राव वेग। अब एक बात ध्यान दो, यदि, अब एक इंपॉर्टेंट बात, इस इंपॉर्टेंट बात पर ही टोरिसेली थ्योरम अटकी हुई है। ये बात यहां पे बात आती है किसकी, टोरिसेली थ्योरम की। क्लियर। अब क्या हुआ इंपॉर्टेंट, यदि A1 इज ग्रेटर देन A2, यदि A1 का मान, क्षेत्रफल, ये जो वाला क्षेत्रफल है पात्र का, ये वाला जो क्षेत्रफल है, इस बेलनाकार पात्र का ये वाला अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो छेद के क्षेत्रफल से बहुत ज्यादा हो, पात्र के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 और छेद के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2, दोनों में संबंध के साथ ही पात्र के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल छेद के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से बहुत अधिक हो, तो क्या लिख दोगे कि ये बहुत छोटा और ये बहुत बड़ा। देखो A1 बहुत बड़ा और A2 बहुत छोटा, जब बहुत छोटे में बहुत बड़े का भाग दोगे तो 0 बार ही तो जाएगा लगभग। ये बहुत छोटी संख्या आएगी भाई, बहुत छोटे में बहुत बड़े का भाग दोगे तो ये बहुत छोटी संख्या आएगी, बहुत छोटी मतलब लगभग 0। तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, यदि ये कंडीशन है तो A2/A1 ये लगभग कितना हो जाएगा, 0। A2/A1 ये लगभग कितना हो जाएगा, 0। और अगर बेटा ये 0 हो जाएगा तो V2 जो आया बहिस्राव वेग वो कितना आया, √2GH। इसे ही बोला जाता है टोरिसेली थ्योरम। टोरिसेली सिद्धांत क्या था कि अगर पात्र के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल छेद के अनुप्रस्थ काट से बहुत ज्यादा हो तो उस स्थिति में जो वेग है वो किसके बराबर होता है, √2GH, जहां पर H क्या है, उस छेद से तरल स्तर की ऊंचाई, जहां पे H क्या है, H है छेद से तरल स्तर की ऊंचाई। अब देखो टोरिसेली सिद्धांत का स्टेटमेंट क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये तो बहिस्राव वेग जो साधारण निकला, अब इसी में यदि हमने ये ले लिया, ये अप्रोक्सीमेशन लगा लिया, यदि इस स्थिति का प्रयोग किया कि A1 का मान A2 से क्या है, बहुत ज्यादा, तो A2/A1 लगभग कितना हो जाएगा, 0। ये A2/A1 इसका मान कितना हो जाएगा, 0। और अगर ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया, 1 माइनस 0 1, √2GH में 1 का भाग दोगे तो √2GH ही रहेगा ना। तो यहाँ पे जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का जो कथन है वो क्या हो गया, वो कथन ये हो जाएगा, अतः टोरिसेली सिद्धांत के अनुसार यदि किसी तरल से भरे पात्र में कोई छेद कर दिया जाए तब उस छेद से तरल के बहिस्राव तरल का बहिस्राव वेग छेद से तरल की ऊंचाई h या तरल स्तर की ऊंचाई, ऐसा बोल दिया, तरल की ऊंचाई h के वर्गमूल के
समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। जबकि 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 A1 इज ग्रेटर देन A2, जबकि A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 इज ग्रेटर देन A2, इसका मतलब A1 ग्रेटर देन A2 का मतलब क्या है कि साहब पात्र के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल छेद के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से क्या हो ज्यादा, तब जाके जो V2 होगा वो रूट h के क्या होगा, समानुपाती। आप इस जगह से ये भी तो लिख सकते हो ना क्या कि जो आपका V2 है बहिस्राव वेग वो किसके समानुपाती है, अंडर रूट h के। इसे बोला जाता है कौन सी थ्योरम, टोरिसेली थ्योरम। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला सूत्र यूज करें या ये वाला, तो आप अपने जब साधारण सवाल करोगे किसी पात्र में छेद कर दिया जाए तो जो छेद होगा वो छोटा सा ही होगा, छेद जो करोगे वो छोटा सा ही होगा, तो आप इसी वाले फॉर्मूले को ज्यादा यूज करोगे, किसको, अंडर रूट 2gh को। और जब सामान्य स्थितियां लगाओ, सामान्य स्थितियां यदि आपको दी गई है कि आपको अपने आप लग जाए, जैसे मान लो जो पात्र है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है 10 mm, क्लियर, और छेद का क्षेत्रफल दे रखा है 8 mm, तो 10 में और 8 में अंतर नहीं होता ज्यादा, ऐसा थोड़ी है 8 10 की अपेक्षा बहुत छोटा है, तब तो आप ये वाला सूत्र लगाओगे। लेकिन आपने बोल दिया कि बहुत छोटा छिद्र कर दिया गया, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। और सर कुछ ना बोला जाए तब भी आप सामान्यतः पात्र के छिद्र के लिए, छिद्र मतलब बहुत छोटा ही होता है, उस स्थिति में आप यही वाला सूत्र यूज करोगे, कितना, v बराबर अंडर रूट 2gh, और इसे ही क्या बोला जाता है, टोरिसेली थ्योरम, और ये उसका क्या है, कथन। क्लियर। तो हमने इससे टोरिसेली थ्योरम इस प्रकार निकाली। टोरिसेली थ्योरम को ध्यान रखना कि पात्र में जो छिद्र है उसका जो व्यास है या उसका जो क्षेत्रफल है वो पात्र के क्षेत्रफल या पात्र के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से क्या होना चाहिए, बहुत कम। इसे बोला जाता है टोरिसेली थ्योरम। और बहिस्राव वेग जो निकल के आएगा कितना है, अंडर रूट 2gh, जहां पर h उस छेद से जो तरल स्तर है उसकी ऊंचाई है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी सवाल सोल्व करो तो ये बातें काफी इंपॉर्टेंट होती है, और हम जब तक इन कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देंगे हम कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। नोट करो इसे। चलिए, टोरिसेली थ्योरम के बाद अपन ने देखा कि टोरिसेली थ्योरम क्या थी कि बहिस्राव वेग जो छिद्र से जो द्रव ऊंचाई होती है उसके क्या होता है, उसके वर्गमूल के क्या होता है, वर्गमूल के समानुपाती होता है, के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती। ओके। अब अगर अपन ध्यान से देखें, मान लो कि इसमें h हाइट तक क्या भरा हुआ था, द्रव भरा हुआ था, कितनी हाइट तक, h, क्लियर। इसका क्षेत्रफल A1 और छेद का क्षेत्रफल A2। यहाँ से ये ऊंचाई कितनी ले ली मैंने, छोटा h, कितना ले लिया, छोटा h। यहाँ से द्रव गिरेगा, मतलब यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकल के बेटा धरती पे तो गिरेगा, यहाँ से जितने आगे गिरेगा इसे बोला जाता है परावर्तन। इधर कितने से निकला, v से, v बराबर कितना निकाला था अभी, अंडर रूट 2gh। इस वेग से निकलने के बाद ये धरती पर जिस बिंदु पर या यहाँ पर जहां पर भी गिरेगा, जिस जगह पर रखा हो उस जगह पर जहां आके गिरेगा, तो ये जो पथ होगा ये कैसा होगा, परवलयाकार पथ। याद है, प्रक्षेप्य गति, ये पढ़ा था अपन ने, प्रक्षेप्य गति। तो परवलयाकार पथ लेगा, परवलयाकार पथ लेके यहाँ पे गिरेगा, तो यहाँ से ये जितनी दूरी तय करेगा, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, ये क्या कहलाएगी, परास, और इसे प्रदर्शित करते हैं r। ये परास होगी ना, वो परास क्या होगी, r बराबर, परास का सूत्र वेग गुणा समय, वेग गुणा समय। वेग तो कौन सा वेग, बहिस्राव वेग, उसको तो क्या लिख दोगे, रूट 2gh, और समय मतलब उड्डयन काल। याद करो, क्या याद करो, अपना प्रक्षेप्य गति, जो यहाँ से यहाँ तक जो समय लगेगा उसे क्या बोला जाता है, उड्डयन काल। अब उड्डयन काल निकालने का तरीका, वाई दिशा, भाई गिर तो वाई दिशा में रहा है ना, तो यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग है वो तो 0 है, ये तो वेग क्षैतिज दिशा में था ना, ऐसे ही तो निकला था यहाँ से। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी ऊंचाई तय करनी है, तो अगर ये h है तो ये कितना हो गया, h माइनस h, ये ऊंचाई कितनी बची, h माइनस h। अब
इसके लिए आप क्या लगा दो, न्यूटन के समीकरण। न्यूटन के समीकरण क्या है ऊर्ध्वाधर दिशा में, कि s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे t क्या है उड्डयन काल। क्लियर। अब t अगर उड्डयन काल है, s की जगह क्या लिख दिया, h माइनस एच बराबर आरंभिक वेग ऊर्ध्वाधर दिशा में 0, क्षैतिज वाला मत ले लेना, ठीक है ना। हमें समय निकालना है, तो समय तो भाई यहाँ से यहाँ तक आया, तो y दिशा का तो विस्थापन लिखेंगे, तो y दिशा का विस्थापन कितना, h माइनस एच बराबर u मतलब 0 प्लस हाफ y दिशा का त्वरण g इंटू उड्डयन काल कितना, मान लो t, और t का स्क्वायर। जब आप इसे देखोगे तो t स्क्वायर बराबर कितना आया, 2h माइनस छोटा h बटा g। तो यहाँ पे t बराबर कितना आया, t बराबर आया अंडर रूट 2h माइनस छोटा h बटा g। ध्यान से देख लो इसे, ये आपका निकला उड्डयन काल। उड्डयन काल, उड्डयन काल निकलने के बाद आप इस परास को निकाल लोगे, तो परास का जो सूत्र आया r मतलब परास कि द्रव इस छेद में से निकलने के बाद जहां पर गिरेगा, तो जहां से निकल रहा है उस जगह से उस गिरने वाली जगह की सीधी दूरी, क्षैतिज दिशा में दूरी। भाई ये गिरा तो नीचे भी आया और आगे भी गया, ऐसा थोड़ी है बिल्कुल नीचे गिर गया, ये आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो पथ कैसा होगा, परवलयाकार। परवलयाकार पथ में परास का मतलब क्या होता है आप पहले से भी जानते हो। तो ये जितना आगे गया ना, जितना आगे जाके गिरा, यहाँ से निकल के जितना आगे गिरा, तो ये जो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी है, ये क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी परास। तो इस परास का जो फॉर्मूला होता है अपन पहले से भी जानते हैं, वेग गुणा समय, वेग कितना √2g, उड्डयन काल अपन ने निकाल लिया। उड्डयन काल मतलब यहाँ से यहाँ तक गिरने में लगा समय, वो अपन ने ऊर्ध्वाधर का यूज करके निकाल लिया, न्यूटन के समीकरण यूज करके। तो r बराबर वेग की जगह कितना लिख दोगे, √2gh इंटू उड्डयन काल अंडर रूट 2h माइनस h बटा g। तो यहाँ से देखो रूट जी से, ये अंडर रूट जी से, ये अंडर रूट जी वाला तो कट गया, r बराबर कितना आया, 2 इंटू 2 4 अंडर रूट 4h h माइनस h। ये फॉर्मूला आया सर, ये किसका सूत्र है, परास का। आप एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, उड्डयन काल के लिए h माइनस h वाला दूरी मैटर करेगी, और वेग वाले में जो h आता है वो छेद के ऊपर वाली। उड्डयन काल के लिए छेद के नीचे वाली जो भी ऊंचाई वो, और उसके लिए वेग के लिए छेद के ऊपर वाली। उड्डयन का मतलब उड्डयन काल के लिए नीचे वाली ऊंचाई, और वेग के लिए ऊपर वाली ऊंचाई, ठीक है। तो ये लो उड्डयन काल के लिए देखो यहाँ पे कितना गया, 2h माइनस h बटा g, और वेग के लिए 2g, h में जो आएगी वो कौन सी आएगी, छेद के ऊपर वाली। तो ये परास का सूत्र आ गया, ठीक है। तो परास का सूत्र क्या होता है, 4h ब्रैकेट में h माइनस h, यहाँ पे बड़ा h ये रहा और छोटा h ये रहा। अगर आपको h माइनस h से मतलब है तो h माइनस h ये रहा। क्लियर। चलो ये परास का सूत्र हो गया। अगली स्थिति आपसे सब पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान से रखना, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजों को सोल्व करना। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अधिकतम परास हेतु, किसके लिए, अधिकतम परास हेतु, अधिकतम मतलब मैक्सिमम परास हेतु स्थिति। अब ध्यान से सुनना बेटा, परास का सूत्र क्या होता है, परास का सूत्र आया अपने पास अंडर रूट 4 छोटा h बड़ा h माइनस h, लिख सकते हैं। अच्छा ये r किस पर निर्भर कर रहा है, ये h तो जो द्रव की आरंभिक स्तर था वो तो ठीक है यार, क्या वो तो सब कुछ फिक्स है ना, ये h तो क्या फिक्स नहीं है कि छेद यहाँ करे या यहाँ करे या यहाँ करे, तो ये h फिक्स नहीं है। तो ये परास किसके अनुसार चेंज होगी, इस h के अनुसार। ये वाला h तो अगर मैं फिक्स मान लो, तो r किस पर निर्भर कर रहा है, छोटे h पर। छेद ऊपर बना दो और ऊपर बना दो और ऊपर बना दो, तो परास किस बात पर निर्भर कर रही है, इस h पर। क्लियर। तो इस h पर निर्भर कर रही है। तो अगर अपन को जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, हम लोग करते हैं मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए अवकलन। तो पहले इसका क्या करें, अवकलन किसके सापेक्ष, h के सापेक्ष, क्योंकि परास किसके अनुसार चेंज हो रही है, h के अनुसार। तो क्या करो, d बटा dh किसका, इसका, इस फलन का क्या करो, अवकलन। अब इस फलन का अवकलन करोगे h के सापेक्ष,
तो देखो बड़ा एच तो नहीं है, तो आप क्या करो, पहले पहले इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो करने के लिए, डी बटा डी एच। इसे अंदर देखो 4 तो नहीं है, तो 4 को या तो बाहर ले लो, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, और 4 बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा, अंडर रूट में से 4 बाहर आया तो कितना बाहर आया, 2। अब कोष्टक में क्या बचा, कोष्टक में बचा अंडर रूट एच इंटू बड़ा एच माइनस एच स्क्वायर। आपको पता है इसका रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और जिसको भी x की तरह मानते हैं उसके अवकलन से क्या करते हैं, गुणा। तो यहाँ पे x है या h है, h, तो इसको पूरे को पहले किसकी तरह मान लो, h की तरह, तो रूट h का क्या होगा, 1/2 रूट h। तो 2 इंटू 2 तो बाहर ही, मैं 4 को बाहर ले लिया, 1/2 रूट h की जगह पूरा आ जाएगा ना, इसको पूरे, इसको पहले h की तरह माना, तो रूट x का 1/2 रूट x, जैसे रूट h का 1/2 रूट h, तो इस पूरे को लिख दो कितना, h माइनस एच स्क्वायर इंटू जिसको भी h की तरह माना उसके अवकलन से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो तो h इंटू एच, ये तो नियत है, तो h इंटू एच का क्या होगा, h बड़ा h ही तो होगा, क्योंकि इसका अवकलन तो h का h के सापेक्ष अवकलन कितना हो गया, 1, तो क्या आ गया, h माइनस एच स्क्वायर का 2h, एक्स स्क्वायर का 2h, एच स्क्वायर का 2h, और dr बटा dh ये किसके बराबर होना चाहिए, 0। मैक्सिमा मिनिमा हेतु, मैक्सिमा हेतु, मैक्सिमा एंड मिनिमा हेतु आपको पता है ना, dy बटा dx बराबर क्या कर दो, 0। अवकलन करके उसको किसके बराबर रख दो, 0। अब बताओ, 2 से तो 2 कट गया, अब बताओ मुझे ये संख्या 0 कब हो सकती है, ये बराबर का चिन्ह है, ध्यान से देखना, ये संख्या 0 कब हो सकती है, ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि 1/0 ये तो अनंत हो जाएगा। ये संख्या 0 तब हो सकती है जब ये 0 हो, भाई इसको अगर 0 से गुणा कर दो तो 0 हो जाएगा, तो ये संख्या 0 कब होगी, जब h माइनस 2h ये किसके बराबर हो जाए, 0। तो यहाँ पर जो h है वो किसके बराबर होना चाहिए, h बटा। ये कंडीशन है कि जब आप छेद को बिल्कुल बीच में करो, जब छेद को कहां पे करो, बिल्कुल बीच में, अगर बड़े h तक द्रव स्तर है तल से, तो अगर इस छेद को बिल्कुल बीच में करो, मतलब h का मान किसके बराबर हो जाए, h/2 के बराबर, तो जो आपकी परास है वो क्या होती है, अधिकतम। इस स्थिति में परास अधिकतम होगी, इस स्थिति में परास अधिकतम होगी। तो अधिकतम परास की स्थिति जो छोटा h है वो बड़े h/2 के बराबर होना चाहिए। क्लियर। अब अधिकतम परास का मान कितना होगा, तो परास ये होती है इस समीकरण में, परास का सामान्य सूत्र है, इस समीकरण में R मैक्सिमम तब होगी जब h बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा h/2। तो इस समीकरण में छोटे h की जगह बड़ा h/2 रख दो, तो उसमें अधिकतम परास आ जाएगी। तो मिटा दो मैं से, तो यहाँ पे R मैक्सिमम का मान, किसका मान, R मैक्सिमम मतलब R अधिकतम, इसका मान कितना हो जाएगा, इस h की जगह h/2 रख दो तो कितना हो जाएगा, √4 इंटू h/2 इंटू h माइनस h/2। जब आप इसे सोल्व करोगे ना तो देखो कितना आएगा, 4 इंटू h/2 इंटू h माइनस h/2, ये भी h/2, 2 2 4 कट गया, h स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, h। तो R मैक्सिमम का मान किसके बराबर होता है, h के बराबर। इसे भी नोट करो, R मैक्सिमम का मान किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर। कहने का मतलब जब इस h का मान बड़े h/2 के बराबर हो जाए तो जो परास होगी वो क्या होगी, अधिकतम, और उस अधिकतम परास किसके बराबर होगा, इस h के बराबर। तो इसका मतलब यहां से द्रव निकलने के बाद अधिकतम कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा, तो किसके बराबर, इसी ऊंचाई के बराबर दूर जाकर गिरेगा, इसे वो क्या बोला जाता है, अधिकतम परास। और अधिकतम परास निकालने के लिए हमने क्या किया, अवकलन करके, छोटे h के सापेक्ष अवकलन करके, क्योंकि छोटा h ही तो एडजस्ट हो रहा है, जो चीज परिवर्तित हो रही है उसके सापेक्ष ही तो अवकलन करोगे, बड़ा तो फिक्स है ना। क्लियर। चलो, तो ये R मैक्सिमम का मान, और R मैक्सिमम का मान कितना निकल गया है, बड़े h के बराबर। ये स्थिति कुछ ऐसी हो गई, अगर हम इसे यहाँ पे बनाए तो ये स्थिति कुछ ऐसी हो गई जिसमें पात्र में द्रव भरा था कितने तक, h तक। हमने जो छेद किया वो छेद भी कहां तक किया, वो छेद भी किया कितने तक, वो छेद भी किया h/2 तक, छोटा h बराबर कितना रख दिया, h/2। तो नीचे भी कितना बचा, h/2। तो यहाँ से जो द्रव निकलेगा, वो द्रव निकलने के बाद जो परास आएगी ना वो कितनी आएगी, R बराबर
एच के, और ये आर जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। ये है आर मैक्सिमम, कि जब छोटा एच किसके बराबर हो जाए, h/2, तो ये परास क्या हो जाती है, अधिकतम। इस स्थिति में आपकी परास क्या रहेगी, अधिकतम। तो इससे अगर ऊपर के रहोगे तब भी अधिकतम नहीं होगी, नीचे रहोगे तब भी अधिकतम नहीं होगी, अधिकतम कहाँ होगी, h बराबर h/2 है, जहां पे बड़ा h क्या है, जो इसका तल है, उस तल से द्रव की अधिकतम ऊंचाई, द्रव स्तर। क्लियर, चलो नोट करो इसको। अच्छा, एक और बात देखो, एक और बात ये देखो कि मान लो आपसे पूछा जाए कि एक स्थिति, एक सवाल देखो, ये इनको सवाल की तरह लिया करो, ये चीजें रटोगे ना तो रट के तुम लोग इनको मतलब वो फील नहीं ला सकते, वो आईआईटी वाला या मेडिकल वाला फील नहीं आता। जैसे मान लो ये पात्र है, इस पात्र में द्रव भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, द्रव, फुल खचाखच। क्लियर, मान लो कि बड़े एच तक। अब क्या किया, एक छेद किया यहां पे, इसकी जो छेद की ऊंचाई है ना, जो इस तल है उससे दे रखी है कितनी, h। ओके, तो यहां से द्रव निकलेगा, द्रव निकलने का, अच्छा ये ऊंचाई कितनी बची, ये ऊंचाई बची बड़ा h माइनस h। छेद के ऊपर तो इस पर निर्भर करेगी, ये वाली ऊपर वाली पे निर्भर करेगी, लेकिन कुल मिला के तो h ही होना चाहिए ना। तो अगर ये h दिया हुआ था तो h माइनस h बचा पहली स्थिति में, तो यहाँ से द्रव निकलेगा और द्रव यहाँ पे गिरेगा। इस स्थिति में परास मिली R1, इस स्थिति में परास कितनी मिली, R1। दूसरी स्थिति में वही भरा हुआ था द्रव, और द्रव भरा हुआ था, और आपने दूसरा छेद किया कहां पर, दूसरा छेद किया यहां पर, पूरा h तक भरा हुआ था, और दूसरा छेद किया ऊपर से छोटा h, तो अब नीचे वाला भाग कितना हो गया, h माइनस h। इसे क्या बोल देंगे हम, h माइनस h। कुल मिलाकर तो अभी भी h ही है। यहां से जो भी द्रव निकलेगा, द्रव यहाँ पे गिरेगा। मान लो ये अभी परास आई कितनी, R2, तो आपको बताना है R1 तथा R2 में क्या संबंध होगा, R1 तथा R2 में संबंध। अब बेटा R1 तथा R2 में संबंध, ये एक कंसेप्ट भी है, इससे ध्यान से देखना। अपन पहले ये वाला सोल्व करते हैं। अब आप एक चीज देखो, यहाँ का बहिर्स्राव वेग क्या होगा, तो V बराबर V बहिर्स्राव वेग, याद है ना क्या होता है, √2gh, जहाँ पे h क्या होती है, छेद के ऊपर वाली ऊंचाई, तो √2g, और छेद के ऊपर वाली ऊंचाई कितनी, h माइनस h। उड्डयन काल t, तो इसे t1 बोलते हैं, ये पहली स्थिति में, तो ये तो v1, ये t1 बराबर, याद है ना, √2, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा ये नीचे वाली ऊंचाई, अभी निकाला था ना अपन ने पहली स्थिति में, तो ध्यान रखो √2h/g, जहां पे ये आएगा तो क्या आ जाएगा, ये वाली ऊंचाई तो उड्डयन काल में, और ये वाली ऊंचाई वेग में, छेद के ऊपर वाला वेग में, छेद के नीचे वाला उड्डयन काल में, तो 2 नीचे वाली कितनी है, h/g। सूत्र अलग अलग क्यों नहीं, एक ही सूत्र दोनों में यूज कर लिया। उड्डयन काल का सूत्र ये होता है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ 2 के साथ जो h आएगा वो छेद के नीचे वाला, दोनों को गुणा कर दो तो परास आ जाएगी। तो R1 कितना आया, R1 आया कितना, √2g h माइनस h इंटू √2h/g। देखो √g से √g कट गया, आंसर कितना आया, 2 × 2 4, तो 4h माइनस h, वही आ गया R1। R2 निकालो, R2 निकालो, तो R2 के लिए V2, V बहिस्राव कितना आएगा, 2 में कितना आएगा, V बराबर √2g, ऊपर वाली ऊंचाई कितनी h, तो √2g h, T2 उड्डयन काल में √2, छेद के नीचे वाली कितनी, h माइनस h/g, दोनों को गुणा कर दो तो R2 आ जाएगा। तो R2 की वैल्यू दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा, √2gh इंटू √2h माइनस h/g, √g से √g कट गया, R2 का मान कितना आ गया, R2 का मान आ गया √4h माइनस h। आप ध्यान से देखो, R1 बराबर R2 आया है, R1 बराबर कितना है, R2, तो यहाँ से संबंध क्या आ जाएगा, R1 बराबर R2। इसका मतलब आप यहाँ से क्या कंसेप्ट सीख सकते हो, आप यहाँ से कंसेप्ट सीख सकते हो कि यदि तल से जितना ऊपर छेद है, अगर हमने छेद किया तल से जितना ऊपर किया, ऊपर से भी उतना ही नीचे किया जाए, इसका मतलब
तल से छेद की ऊंचाई अगर वही है जो टॉप से छेद की ऊंचाई है, स्तर की बात कर रहा हूं मैं, द्रव स्तर की, तो मान लो द्रव स्तर से जितना नीचे छेद है तल से भी उतना ही नीचे छेद हो, तो वेग तो अलग अलग होंगे, देखो उड्डयन काल भी अलग अलग होंगे, लेकिन पराग क्या होगी, पराग क्या होगी, सेम। बात को समझे कि अगर छेद को तल से जितना ऊपर बनाया जाए ऊपर से भी उतना ही नीचे बनाया जाए, मतलब ये गहराई भी यदि h हो और ये ऊंचाई भी h हो, तो बहिस्राव वेग अलग अलग होते हैं, T1 T2 अलग अलग होते हैं, किंतु पराग क्या होती है, सेम। तो दोनों स्थिति में आप क्या क्या बोल सकते हो कि V1 इज नॉट इक्वल टू V2, T1 इज नॉट इक्वल टू T2, किंतु R1 इज इक्वल टू R2। ये कंसेप्ट अपन सीखते हैं, क्लियर। चलो नोट करो इसे। ठीक है, कभी कभार इसको डायग्राम में बना के इस तरीके से भी दे दिया जाता है, देखो मैं बताऊं कैसे। इन दोनों को एक ही में, इन दोनों छेदों को एक ही साथ दे दिया जाता है, कैसे, ध्यान से देखना कि इन छेदों को ऐसे दे दें आपको, ये स्थिति बनाई और बोल दिया कि एक ही पात्र में दो छेद किए, एक ही पात्र में क्या किया, दो छेद ऐसे, एक छेद यहाँ पे और एक छेद यहाँ पे, ये गहराई भी h है और ये ऊंचाई भी h है, तो ये जहां पे जाके गिरेगी ना धार, ये धार भी वहीं जाकर गिरेगी, तो दोनों में क्या सेम होगा, तो बेटा दोनों का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, दोनों की पराग सेम होगी, कि दोनों की R1 बराबर क्या होगा, R2। क्या वेग सेम होंगे, यहाँ से बहिस्राव वेग V1, यहाँ से बहिस्राव वेग V2, यहाँ से यहाँ का उड्डयन काल T1, यहाँ से यहाँ का उड्डयन काल T2, तो T1 इज नॉट इक्वल टू T2, V1 इज नॉट इक्वल टू V2, बहिस्राव वेग भी, लेकिन R1 बराबर R2, ऐसा भी बना के दे दिया जाता है, क्लियर। लेकिन ध्यान रहे इस छेद की ऊपर से जितनी गहराई है इसकी नीचे से उतनी ही ऊंचाई। अच्छा, दोनों के बीच की ऊंचाई अगर ये टोटल h था तो इन दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, बताओ, h माइनस 2h, h माइनस 2h, क्लियर। चलो अपन इस पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये आपको वेग के सूत्र बिल्कुल पता होने चाहिए, ठीक है। तो बहिस्राव वेग का फॉर्मूला आप टोरिसेली थ्योरम वाला याद रखो, उसमें √2gh वाला, जब तक आपको ना लग जाए कि यार नहीं सवाल में कुछ ना कुछ अलग दिया हुआ है, तब तक आप वही याद रखो, क्लियर। चलो अगली स्थिति, मान लो आप एक सवाल दिया हुआ है कि एक पात्र है और उस पात्र में द्रव भरा हुआ है, पात्र में क्या भरा हुआ है, द्रव, बिल्कुल खचाखच ऊपर तक, बिल्कुल खचाखच कहां तक, ऊपर तक द्रव भरा हुआ है h तक, और इसके इस बॉटम पर क्या बना लिया, एक छेद बना लिया, यहाँ का क्षेत्रफल A1 और यहाँ का क्षेत्रफल A2, क्लियर, ओके। यहाँ पे अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से द्रव गिरेगा और मान लो ये कहीं टेबल लेवल पर रखा हुआ है और ये धरती है और ऐसे ये टेबल पर रखा हुआ है कोई पास, और यहाँ से गिरेगा तो ये तो क्या हो गई, पराग R, ये तो क्या हो गई, पराग R, ओके। अब ये पराग R जो है वो यहां से निकलने वाले वेग पर ही तो निर्भर करेगी, कैसे, ध्यान से सुनना। अगर मैंने छेद किया तो जैसे ही छेद करोगे तो स्तर कितना है, h, थोड़ी देर के बाद ये स्तर खाली होता जाएगा, और जैसे जैसे खाली होता जाएगा तो छेद के ऊपर द्रव स्तर ऊंचाई घटती जाएगी, तो इसका मतलब बहिस्राव वेग भी घटता जाएगा। जी मान लो कि अभी की t बराबर 0 की स्थिति यह है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये द्रव कम हो जाएगा, ये द्रव मान लो इतना रह गया, छेद तो यही है ना, तो ये ऊंचाई अब छोटा h रह गई ना, पहले कितनी थी, बड़ा H, अब कितनी रह गई, छोटा h। तो अब यहाँ से जो वेग होगा वो वेग का मान अब घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि ये ऊंचाई जैसे जैसे घटेगी तो ये वाला वेग भी क्या होगा, घटेगा, क्लियर। तो ये पराग भी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि ऊंचाई तो उतनी है, उड्डयन काल तो उतना ही रहेगा, उड्डयन काल तो उतना ही रहेगा, वेग घटेगा तो पराग घटती जाएगी, थोड़ी देर के बाद पराग और घटेगी, थोड़ी देर के बाद पराग और घटेगी, पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा, यहाँ पे द्रव बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो कहीं की पराग, क्लियर। तो पहले अपन दोनों चीजों को एनालाइज करते हैं।
परास तो घटेगी, परास तो आप हर क्षण पे, जैसे मान लो पहले क्षण पे पहले बिल्कुल सबसे तेज धार निकल रही थी, फिर और कम हुई और कम हुई और कम हुई, तो यहाँ से निकलने वाले वेग पर निर्भर करेगी ना परास तो, क्योंकि वेग गुणा उड्डयन काल। अब ऊंचाई तो सेम रखी है, मतलब उड्डयन काल में छेद के नीचे तो उतनी ही ऊंचाई है, मैंने कहा ना उड्डयन काल में छेद के नीचे की ऊंचाई और जो वेग है उसमें ऊपर की ऊंचाई, तो ऊपर की ऊंचाई तो लगातार घट रही है, तो वेग तो घट रहा है, लेकिन क्या नहीं घट रहा, उड्डयन काल। तो वेग गुणन तो उड्डयन काल क्या होती है, परास, तो परास लगातार घटती है। क्लियर, ये कंसेप्ट भी आप ध्यान रखना। क्लियर। अब यहाँ पे अपन एक सवाल सोल्व करते हैं, वो सवाल ये है कि मान लो यहां से ये द्रव बाहर निकल रहा है। क्लियर, एक स्थिति तो होती है, यहां से द्रव क्या निकल रहा है बाहर, इस स्थिति में ये ए साइड तक था, यहां से द्रव लगातार बाहर निकल रहा है। बेटा जैसे जैसे द्रव बाहर निकलेगा तो ये स्तर कम होता जा रहा है, ये स्तर क्या होता जा रहा है, कम। मान लो कि इस क्षण पर इसका वेग v2 है, तो द्रव स्तर h है, लेकिन ये हो तो कम ही रहा है ना। मान लो इसके नीचे आने का स्तर कितना है v1 और बाहर निकलने का वेग कितना है v2। तो अगर ये लगातार आप इसे खोलते रहो तो एक टाइम ऐसा आएगा क्या, ये टैंक खाली हो जाएगा, ये टैंक खाली। मान लो मैंने t बराबर 0 पर छेद किया, तो यहां से जैसे जैसे बाहर पानी आता जाएगा या द्रव आता जाएगा तो स्तर कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो द्रव है वो इसमें क्या हो जाएगा, फिनिश, खत्म। तो आपको ज्ञात करना है, वह समय ज्ञात करो, वह समय ज्ञात करो जब पात्र में द्रव समाप्त हो जाए। इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पे ध्यान देना। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले एक चीज देखो आप लोग कि बेटा अगर अपन देखें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो यहां से जितना निकलेगा डेल्टा टी समय में, यहां से भी उतना ही तो निकलेगा डेल्टा टी समय में। तो इकाई समय में यहां से निकलने वाला द्रव और यहां से निकलने वाला, यहां से नीचे आने वाला द्रव दोनों सेम ही तो a1 v1 बराबर a2 v2। जितना यहां से निकलेगा उतना ही तो नीचे आएगा। तो क्या लिख दोगे, सांतत्यता सिद्धांत से, सिद्धांत से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या, a1 v1 बराबर a2 v2। जहां पे a1 क्या है द्रव, जहां पे a1 क्या है ये वाला क्षेत्रफल, v1 क्या है इसके स्तर में कमी होने की दर। तो क्या लिखोगे a1 को, अच्छा a1 v1 बराबर a2 v2। अब एक बात बताओ, ये सांतत्यता सिद्धांत से लिख दिया कि मान लो कोई बीच का टाइम t लिया, ये तो t बराबर 0 का था, कोई बीच का टाइम t लिया किसी समय t पर, समय t पर माना द्रव स्तर y रह जाता है, द्रव स्तर कितना रह जाता है y। तो अगर मैं उसका डायग्राम बनाऊं उस स्थिति का, ये तो अभी की स्थिति के लिए है, उस स्थिति का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम ये हो गया ना। तो यहां पे अब वेग कितना हो गया, क्योंकि ये स्तर कितना रह गया y, शुरू में कितना था h से कितना रह गया वो घट रहा है ना। क्लियर, तो ये वेग कितना रह गया v2 डैश और इसके स्तर के अब कितना रह गया v1 डैश। क्लियर, क्योंकि ये अगर वेग चेंज होगा तो ये वाला वेग भी तो चेंज होगा, क्योंकि जितना यहां से निकलेगा उतना ही तो नीचे आएगा। तो ये v2 डैश हो गया तो ये v1 डैश हो गया। अब इस स्थिति में आप क्या इक्वेशन लगाओगे, आप इक्वेशन लगाओगे a1 v1 डैश बराबर a2 v2 डैश। किसी भी समय t पर मैं इक्वेशन लगा सकता हूं बिल्कुल, जहां पे किसी भी समय t पर ये वेग, ये तो नीचे आने का वेग तो कितना हो गया v1 डैश और बाहर निकलने का v2 डैश, क्योंकि ये भी लगातार चेंज हो रहा है, ये ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है। ऊंचाई चेंज होगी तो v2 चेंज होगा और v2 चेंज होगा तो v1 भी चेंज होगा। तो किसी भी समय t पर शुरू में तो कितना था v1 v2 और किसी भी समय t पर कितना हो गया v1 डैश और v2 डैश। अब a1 v1 डैश क्या है बेटा, द्रव स्तर जिस दर से कम हो रहा है या द्रव के स्तर में कम होने की दर, द्रव स्तर के कम होने की दर, या द्रव जिस वेग से कम हो रहा है किसमें पात्र। तो वेग को क्या लिखते हैं dy by dt। ऐसे ही यहाँ पे क्या मैं इस v1 डैश को dy by dt लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि इसके यही तो है, y में जितनी दर से कमी हो रही है वही तो वेग है।
क्योंकि वेग क्या होता है, स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन। तो इसकी स्थिति में, स्तर की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है वही तो द्रव स्तर का वेग है। तो इस v1 डैश को क्या लिख दूं मैं, dy/dt। और बेटा ये स्तर कम हो रहा है या बढ़ रहा है, मतलब ये परिवर्तन y में परिवर्तन समय के सापेक्ष, यही तो वेग है। और y में परिवर्तन समय के सापेक्ष ऋणात्मक या धनात्मक है। मैं कई बार आपको क्लास में बता चुका कि परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। परिवर्तन धनात्मक कब, जब वो चीज बढ़ रही हो, जब वो राशि बढ़ रही हो तो परिवर्तन धनात्मक, और राशि घट रही हो तो ऋणात्मक। अब y मतलब स्तर, और स्तर लगातार घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, माइनस, बराबर a2 v2 डैश, a2 और v2 डैश की जगह क्या लिखोगे, v2 डैश मतलब यहाँ से निकलने का वेग। तो इस क्षण पर v2 डैश बराबर कितना लिख दोगे, याद है ना कितना, √2gy। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल, किसी भी समय t पर, समय t पर। आप इसे ध्यान से देखो, क्या किया मैंने, शुरू का डायग्राम ये था, किसी भी समय t की स्थिति ली जब स्तर कितना रह गया y। अब उस समय पर v1 डैश हो गया वेग, और यहाँ से निकलने का वेग v2 डैश। एक बात आप ऐसे भी देखो, जब टंकी पूरी खाली हो जाती है तो इस स्तर में फिर भी कमी होती रहती है, क्या नहीं, आपने देखा वो शुरू में तेजी से पानी आता है, तेजी से स्तर कम होता है, थोड़ी देर के बाद वो स्तर कम होने की दर घटती चली जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यदि कम निकलेगा तो उसकी दर भी तो कम होगी। क्लियर। तो -a1 dy/dt बराबर a2 √2gy। अब y वालों को एक तरफ, dt वालों को एक तरफ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो dy/√y, इस √y को मैं नीचे लिया है, बराबर -a2/a1 इंटू √2g, ध्यान से देखो, इंटू dt। इस dt को उधर ले गया। अब इसका क्या कर दो, y का समाकलन। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वह समय। तो मान लो यह है t बराबर 0 से अंत समय t बराबर, मैंने मान लिया t बराबर t, जहां पे बड़ा T क्या है, माना द्रव स्तर t बराबर t पर समाप्त होता है। तो t बराबर 0 की स्थिति है, और जब बिल्कुल खाली हो जाएगा उस समय को मैंने क्या मान लिया, बड़ा T। क्या मान लिया, बड़ा T। तो लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, t बराबर 0 से बड़े T तक। और y शुरू में कितना था, h, और अंत में स्तर क्या हो जाएगा, 0। शुरू में कितना था, h, t बराबर 0 पर स्तर h, और बड़े T पर ये बिल्कुल क्या हो गया, खाली। तो t क्या है, t वो समय है जब उसमें बिल्कुल जो द्रव स्तर है वो क्या हो गया, समाप्त, बिल्कुल द्रव उसमें से क्या हो गया, समाप्त। अब इसका क्या कर दो, समाकलन। अच्छा एक और बात, आपसे पूछा जाता कि जब इसमें द्रव स्तर आधा रह जाए तो अब यहाँ 0 लिखते हैं h/2 लिखते हैं, h/2। बोले प्रारंभिक मान का h/8 रख जाए तो इसी समीकरण में h से लिमिट कहाँ लगाते हैं, h/8 तक, और t बराबर 0 से t तक, जो भी आपको समय चाहिए। यहाँ तो हमने t किसको माना, जब ये स्तर कितना हो गया, 0। मान लो समय कुछ और होता तो यहाँ पे t बराबर 0 से मान लो t डैश, जो भी लिमिट आप लगाना चाहो उसे लगा सकते हो। अब इसका क्या करना है, समाकलन आपको करना आना चाहिए। √y को y की पावर -1/2 लिख दो, √y को क्या लिख दो, y की पावर -1/2। ध्यान से समझ लेना सवाल को। तो इसका जब अपन ये करेंगे समाकलन, तो देखो समाकलन करोगे तो यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो आप लोग y की पावर -1/2 dy h से लेके 0 बराबर माइनस जो a2/a1 इंटू √2g, इसको भी कहाँ ले लो बाहर, इधर dt का समाकलन 0 से बड़े T तक। dt का समाकलन तो t होता है, y की पावर -1/2 का कितना होगा, y की पावर -1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, x की पावर n जैसी, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y आ जाएगा। तो कहां से कहां तक, h से लेके 0 तक बराबर -a2/a1 इंटू √2g इंटू dt का समाकलन t, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक। इसके बाद ये वाली स्टेप मिटा दो, ओके। जब आपने ऐसा किया तो देखो -1/2 आएगा, -1/2 प्लस -1/2 में से 1 गया तो +1/2, और इधर कितना आएगा, y की पावर 1/2, तो कितना हो गया, y की पावर 1/2 अपॉन 1/2 लिमिट
h से लेके 0 तक माइनस a2/a1 इंटू रूट 2g, लिमिट रख दो, पहले ऊपर वाली माइनस नीचे वाली t माइनस 0, जहाँ पे t वह समय है जिसमें द्रव का स्तर कितना हो गया 0। तो यहाँ पे देखो y की ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इधर चला गया 2, अगेन y की पावर 1/2 h से 0 बराबर माइनस a2/a1 इंटू रूट 2g इंटू टी। अब पहले ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, तो 2, यहाँ पे क्या लिखोगे 0 की पावर 1/2 माइनस h की पावर 1/2 बराबर माइनस a2/a1 इंटू रूट 2g इंटू टी। देखो 0 की पावर 1/2 0, तो ये कितना गया 2 माइनस h की पावर 1/2 बराबर माइनस a2/a1 इंटू रूट 2g इंटू टी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसे मिटा रहा हूं। कैंसिल होने के बाद आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बचा वो क्या बचा, फाइनल रिजल्ट बचा 2 और h की पावर 1/2 को क्या लिख दोगे रूट h बराबर a2/a1, सारे माइनस माइनस कैंसिल हो चुके हैं, इंटू रूट 2g इंटू टी। हमें t चाहिए ना, तो t बराबर 2 रूट h अपॉन रूट 2g, और देखो a1 ऊपर आ जाएगा और a2 नीचे आ जाएगा, इधर लाओगे तो क्या हो गया a1/a2। तो t बराबर कितना आया a1/a2 इंटू रूट 2 से ये 2 रूट 2 बार ही तो कटेगा, तो कितना आ गया, सब रूट में आ गए, कितना है अंडर रूट 2h/h। दिस इज द फाइनल आंसर। इतना समय में पूरा टैंक खाली हो जाएगा, या पूरे द्रव का स्तर कितना हो जाएगा 0। ये क्लियर। मैं पहले भी बोल चुका, अगर आपसे पूछा जाता मान लो कि पात्र में जो द्रव का स्तर है वो प्रारंभिक मान का 1/8 गुना कितने समय में रह जाएगा, तो h से लेके यहाँ पे फिर 0 नहीं लगते, क्योंकि 0 का मतलब खाली हो गया, और h/8 लिख देते, और यहाँ पे समय 0 से वही t लगा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये t कितना आ जाता, फिर कुछ अलग आता, क्योंकि यहाँ पे तो 0 रखा है, वहां पे h/8 रखते। इस सवालों को इस तरीके से किया जाता है, नोट करो आप लोग। चलो एक और सवाल कर लेते हैं अपन। उसमें क्या हुआ, 2 अलग अलग तरीके से द्रव दिए हुए हैं, ऐसा भी अपन सवाल कर लेते हैं। मान लो आपको कुछ अलग अलग तरीके के द्रव दिए हुए हैं। मान लो एक पात्र है और उस पात्र में 2 अलग अलग द्रव भरे हुए हैं, ठीक। अब यहां से h/2 तक, कहां तक h/2 तक अलग द्रव, और यहां से h/2 तक अलग द्रव, ये भरा हुआ है, ओके। मान लीजिए कि यह है द्रव नंबर 1 और यह है द्रव नंबर 2। ध्यान से समझ लेना पूरी बात को। द्रव नंबर 1 का घनत्व, इसका घनत्व मैंने बोला रो, और इसका घनत्व है 2 रो। ऊपर वाले का घनत्व है रो और नीचे वाले का घनत्व है 2 रो। नीचे वाले की जो ऊंचाई है वो भी h/2, ये भी h/2। अब सवाल ये है कि अगर मान लो यहां पर एक छेद कर दिया गया, यहां पर एक छेद कर दिया गया, और यहां से उस छेद की ऊंचाई है छोटा h। छेद की ऊंचाई कितनी है, छोटा h। इसकी ऊंचाई कितनी है, छोटा h। तो सवाल यह है यहां से द्रव निकलेगा, और जैसे जैसे स्तर कम होता जाएगा, यहां से वेग बदलता जाएगा। तो देखो जब ये पूरा ये निकल जाएगा, नीचे वाला जब द्रव पूरा हो जाएगा तो ऊपर वाला आने लगेगा, तो हर क्षण पर वेग बदलेगा, और यहां से निकलने वाले द्रव का घनत्व भी बदलेगा, क्योंकि 2 अलग अलग घनत्व वाले द्रव हैं, एक 2 रो वाला और एक रो वाला। ध्यान से समझ लेना सवाल को। मेरा सवाल यह है, जैसे ही छेद किया गया, जैसे ही छेद किया गया, तब बहिस्त्राव वेग v तथा परास r का मान ज्ञात करो।
बहिस्राव वेग और परासार का मान ज्ञात करो। मतलब यहाँ से अगर द्रव निकला तो द्रव निकल के यहाँ तक गिरेगा, तो एक तो ये परासार ज्ञात करनी है और यहाँ से जिस वेग से निकला v वो ज्ञात करना है। इन दोनों के मान आपको ज्ञात करने हैं। ये सवाल है छेद करते ही, क्योंकि क्यों बेटा ऐसा क्यों? क्योंकि छेद करते ही देखो क्या होगा। मान लो कि थोड़ी देर, क्या हमेशा ये वेग v रहेगा? नहीं, क्योंकि वो द्रव इस तरह पर निर्भर कर रहा है, ये इस तरह बदलता जाएगा और ये जब पूरा खाली हो जाएगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा ना, तो ये वाला आ जाएगा फिर नंबर पे, तो ये बाहर निकलने लगेगा। निकलने वाला द्रव का घनत्व भी बदल रहा है, द्रव का स्तर भी बदल रहा है, तो वेग भी बदलेगा और परास भी बदलेगी। ये बात तो अपन ने थोड़ी देर पहले की थी। तो जैसे ही छेद किया तो किस वेग से निकला और क्या परास थी। इसको सोल्व करने के लिए फिर आप बेसिक पे जाओ वापस। अब तक जो अपन ने √2gh पढ़ा, वो तो किसके लिए था? एक ही तो द्रव यूज किया था। अब जो दो द्रव आ गए तो वापस से वही बर्नौली समीकरण आपको लगानी पड़ेगी और उसी से करो। करना कैसे है? ऐसा सवाल आपको कभी भी मिले कैसे करना है ध्यान से सुनना। इस जगह को अपन ने कैसे किया था? भाई इस तरह वेग जैसे निकाला था वैसे निकालेंगे। इस जगह को 1 मान ले और इस जगह को क्या मान ले? तो 1 तथा 2 के मध्य क्या लगा दो? बर्नौली समीकरण। तो 1 तथा 2 के मध्य बर्नौली समीकरण है। बर्नौली समीकरण लगाओगे तो ध्यान से समझना, बर्नौली समीकरण लगाओगे तो यहां पर जो दाब लग रहा है वो P एटमॉस्फेरिक के बराबर ही लग रहा है और यहाँ पे भी P एटमॉस्फेरिक ही लग रहा है। क्यों सर? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात यह है कि ये भी खुला हुआ है और ये भी खुला हुआ है। खुली हुई जगह पे जो वायु के संपर्क में होते हैं उन पर वातावरणीय दाब ही लगता है। तो यहाँ पे दाब ऊर्जा कितनी है? PATM प्लस एक वाले पर प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर जब आप स्थितिज ऊर्जा लिखोगे तो इसकी प्लस इसकी मिला के लिखनी पड़ेगी। देखो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ρgh, लेकिन इसका घनत्व 2ρ है और इसका घनत्व ρ है। ये h/2 तक है, h/2 तक है, तो इसका कैसे लिखोगे? इसकी स्थितिज ऊर्जा लिखोगे 2ρgh/2 प्लस कुल यहां तक लिखने के लिए प्लस ρgh/2। तो यहां पे कुल जो ऊर्जा लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2ρgh/2, ये तो इसकी हो गई प्लस इस वाले की, क्योंकि आपको सबसे ऊपर वाले की लिखनी है, इन बिंदुओं की लिखनी है। तो इन बिंदु ये अपना कौन सी ये संदर्भ रेखा मान ली, यहां से तो यहां के लिख रहे हैं। क्लियर? तो PATM ये तो दाब ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसकी प्लस इसकी, तो इसकी कितनी? प्लस ρgh/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो यहाँ पे कितना वेग है? v1 और यहाँ से कितने से निकल रहा है? v है। तो यहाँ पे v1 है तो क्या लिखोगे? हाफ रो v1²। अब एक बात बताता हूँ आपको, अभी थोड़ी देर पहले कहा था यदि ये क्षेत्रफल इसकी अपेक्षा क्या है? बहुत ज्यादा। ये वाला क्षेत्रफल यदि इसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा है तो v1 लगभग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो शुरुआत में जब ये आने लगेगा तो किस वेग से चलेगा? 0, लगभग 0, क्योंकि ये क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे √2gh ले रहे हो वेग, ठीक है ना, तो यहाँ का कितना मानोगे? 0। तो इस जगह पे शुरुआती जो वेग रहेगा वो कितना रहेगा? 0 का स्क्वायर। क्लियर? v1 दिया हो तो v1 ले लो, लेकिन चूंकि ये क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल छेद है ना, तो हम आरंभिक स्थितियां v1 लगभग कितना लेंगे? 0 प्लस सॉरी बराबर, ये तीनों प्रकार की ऊर्जा बराबर इस बिंदु पर वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर या दाब ऊर्जा तो PATM के बराबर है। PATM प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 2ρg छोटा h प्लस हाफ, यहाँ से निकलने वाला द्रव भी तो आराम से वही रहेगा, कौन सा? दूसरा वाला, तो हाफ 2ρ × v²। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, PATM से PATM कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 2ρgh/2 प्लस ρgh/2 कितना हो गया? 3ρgh/2 प्लस ρgh/2, नहीं ये तो हो गया ना, 3ρgh/2, ये 0 हो गया, बराबर 2ρgh प्लस ρv²। इसको इधर ले आए, इसको इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? 3ρgh/2 माइनस 2ρgh इक्वल टू ρv²। दोनों तरफ से रो कॉमन लेके कट गया, एलसीएम में ले लो 2, तो इधर कितना बचेगा? 3gh माइनस 4g छोटा h
डिवाइड बाई एलसीएम में कितना 2 बराबर कितना v स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आया तो v बराबर कितना, v बराबर आया √3gh माइनस 4gh/2 बराबर v स्क्वायर। मतलब ये v की वैल्यू आ गई। क्लियर, दिस इज v। अच्छा, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो t बराबर या उड्डयन काल, उसके साथ क्या होता है √2 नीचे वाली ऊंचाई कितनी h/g और रेंज बराबर क्या होगा, रेंज बराबर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन v × t। आप करके देख लेना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपके पास v है, ये t है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, ओके। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से इन सवालों को करना है। तो बेसिकली 1 और 2 पर क्या लगा दो, बर्नौली समीकरण। क्लियर बात, चलो जैसे मान लो आपको एक सवाल और दे दिया जाए कि ये बाल्टी है, इसके ऊपर की त्रिज्या कितनी r1 और नीचे की त्रिज्या कितनी r2, इनके दोनों के बीच की ऊंचाई कितनी h। यहाँ पे एक नल से पानी डाला जा रहा है इसमें। क्लियर, और यहाँ से इसमें ऐसे पानी आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है। तो अगर यहाँ से निकलने की रफ्तार v2 और यहाँ से डालने की रफ्तार यदि v1 हो, मतलब यहाँ से इस तरह के कम होने की रफ्तार v1 और यहाँ से रफ्तार कितनी v2, तो आपसे बोला जाए कि v2 का मान क्या होगा। मैं आपको ये हिंट देता हूँ, आप इसे खुद से सोल्व करना। ठीक है, आप इसे खुद से सोल्व करना कि अगर मैं इस v2 को निकालना चाह रहा हूँ तो पहला तो क्या निकालो a1 v1 बराबर a2 v2, और दूसरा दोनों बिंदुओं पर बर्नौली समीकरण, और दूसरा बर्नौली समीकरण, और दोनों का यूज करके आप इसका आंसर निकालने की क्या करो कोशिश। क्लियर, आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। पहला a1 v1 बराबर a2 v2 बर्नौली समीकरण, इसको इस तरह वो वाला पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए इसको इस तरह मान दो। तो यहाँ से इसकी पोटेंशियल एनर्जी ρgh प्लस p एटमॉस्फेरिक, इधर से भी p atm में तो लग रहा है, दाब तो उतना ही लगेगा ना, दोनों खुले हुए हैं। तो इधर से p atm प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस ρgh बराबर, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी 0, हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस p atm। तो बर्नौली समीकरण में लगा के बता देता हूँ, p atm प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस ρgh बराबर कितना p atm प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे आते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। यही तो मैंने डेटम लाइन ली हुई, इस तरफ पे तो 0 मानता है, pATM से pATM कट गया। यहाँ पे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, या v2 स्क्वायर हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी ρgh। बेटा रो से रो कैंसिल, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 2gh, ये वैल्यू आ गई ना। आप यहाँ से a1 v1 बराबर a2 v2 अगर इसे करोगे तो पाई r1 स्क्वायर इंटू v1 बराबर पाई r2 स्क्वायर इंटू v2, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ से अगर आप चाहो तो इसमें जैसे मान लो मुझे v2 निकालना है, तो यहाँ से v2 को, यहाँ से v1 को गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ से v1 बराबर कितना लिख दोगे r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर इंटू v2। इस v1 की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, इस v1 की वैल्यू को यहाँ पे रख के यहाँ से v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर बात, इस वैल्यू को यहाँ पर रखो और यहाँ पे इस v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। चलो मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर की जगह रखो तो कितना आ जाएगा r2 बाई r1 का होल स्क्वायर इंटू v2, और इसका भी क्या है होल स्क्वायर बराबर कितना 2gh। यहाँ से जब आप देखोगे तो v2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, v2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ अंदर क्या बचा 1 माइनस r2 बाई r1 की पावर 4, क्योंकि देखो एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर ही है, टोटल पावर 4 ब्रैकेट 1 बराबर 2gh। यहाँ से v2 बराबर कितना आएगा √2gh अपॉन 1 माइनस r2 बाई r1 की पावर 4। रिमेंबर दिस रिजल्ट, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऑल दीज आर नॉट सो मच टफ, ये इतने ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप इन सवालों को करके और कोशिश करना कि किस तरीके से फ्लूइड डायनामिक्स अपन सोल्व करते हैं, इसके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक बर्नौली समीकरण, और जो बेसिक रिजल्ट हैं उनको आप ध्यान रखना। एक मैं सवाल आपको होमवर्क के लिए दूंगा,
वो क्या, वो फ्लूइड स्टैटिक्स का है। वो होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क क्या है, ध्यान से समझना कि मान लो एक घनाकार पात्र है। क्या है, घनाकार पात्र, घनाभागार, घनाकार क्या, घनाभागार कोई पात्र है। इसकी लंबाई ये है a, ऊंचाई है b, और ये इसकी चौड़ाई है मान लो c, गहराई ऐसे समझ लो। अब इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, द्रव स्थिति की द्रव भरा हुआ है। तो बेटा आपको पता है कि जब द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो उस पर क्या लगाता है, बल। तो मान लो ये दीवार है, दीवार नंबर कौन सी, 1 2 3 एंड 4, क्लियर। तो ये दीवार है और ये द्रव है, तो इस पर ये द्रव इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, देखो जी नीचे लग रहा है ना, तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे दाब बढ़ता जाएगा। तो इस दीवार पर जो कण है वो ऐसे ऐसे दाब लगा रहा है, द्रव के कण। तो जैसे आप ऊपर से नीचे आते जा रहे हो तो हर एक स्तर पर अलग अलग दाब लग रहा है। इसका मतलब हर एक स्तर पर बल अलग अलग लग रहा है, तो बल बदल रहा है, क्लियर। तो आपको बताना है इस दीवार पर औसत बल कितना लग रहा होगा। जब चीजें परिवर्ती होती है तो अपन औसत चीज निकालते हैं। तो इस दीवार पर लगने वाला औसत बल कितना होगा, इसकी चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दे रखा है, क्लियर। आप कोशिश करना, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्लियर। जब नेक्स्ट लेक्चर अपन नेक्स्ट चैप्टर, तो ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पूरा पोर्शन, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स दोनों पोर्शन खत्म हो चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर के सवाल सोल्व करो, ये आपको होमवर्क है। इसे मैं जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा उससे पहले आपको सोल्यूशन में डाल दूंगा, या फिर आप जो अपना ग्रुप है उसमें भी डाउट के रूप में पूछ सकते हो, क्लियर। तो घर पे रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ाई जारी रखो। थैंक यू।